इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। कार्यक्रम किसान की बात, जिसमें हम बात करते हैं कृषि से संबंधित सभी विषयों की। फिर वो बात चाहे पशुओं की, चाहे बात हो खेती की, चाहे पानी की, चाहे मिट्टी की, या फिर खाद्य संस्करणों की। और आज हम एक बहुत ही अच्छा विषय लेकर आए हैं, पशुओं के लिए संतुलित व नए वैकल्पिक आहार। मैं हूँ इस कार्यक्रम में ज्योत्सना और मेरे साथ हैं मेरे साथी निरंकार। नमस्कार निरंकार। नमस्कार ज्योत्सना जी। आज का हमारा खास विषय पशुओं के लिए संतुलित आहार की बात है। इस विषय पर जानकारी देने के लिए पशु आहार विशेषज्ञ डॉक्टर मोहन जी सक्सेना जी हमारे साथ में हैं। और जो हमारे किसान भाई इस विषय पर कोई अपनी समस्या में बताना चाहते हैं और इनसे समाधान चाहते हैं, तो वो हमें सीधे टेलीफोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 23421081, यानी 23421081। और जो दिल्ली के बाहर के श्रोता हैं वो एसटीडी कोड जो दिल्ली का है 011 वो भी लगाएं, और मोबाइल पर भी यही कोड लगा करके सीधी बात कर सकते हैं। जी, जैसे कि पशुओं के लिए संतुलित आहार, संतुलित व नए वैकल्पिक आहार आज का हमारा विषय है। बाकी जानकारी आपको निरंकार जी ने दे ही दी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में हमारी पूरी टीम की तरफ से। जब हम संतुलित आहार की बात करते हैं, हम सभी जानते हैं, चाहे बात मनुष्यों की हो या पशुओं की हो, आहार बहुत ज्यादा जरूरी है और उससे भी ज्यादा जरूरी होता है संतुलित आहार। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि पशुओं के विषय में संतुलित आहार की क्या परिभाषा होती है और इसके क्या क्या फायदे हैं? देखिए, ये जो विषय आज आपने चुना है कि हमारे पशुपालकों को कैसे इस बारे में संपूर्ण जानकारी मिले कि वो संतुलित पशु आहार अपने पशुओं को, जिसमें गाय भी है, भैंस भी है, बकरी भी है, भेड़ भी है और बछिया भी है, गाभिन पशु भी होते हैं, और उनके लिए उनकी आवश्यकता के अनुसार संतुलित आहार का चयन करना। और उसका आधार जो है वो ये है कि जो हमारे पशु हैं उनकी क्या आवश्यकता है सुचारू रूप से, जिससे कि उनका दुग्ध उत्पादन हो, हाजमा दुरुस्त रहे और कभी भी गर्मी का प्रकोप से भी वो बच सके। डॉक्टर साहब, कई तरह के काम करने वाले पशु हैं, जैसे दुधारू पशु की आपने बात की, कुछ छोटे बच्चे भी हैं, उनके कटड़ा कटड़ी, बछड़ा बछड़ी हैं, या काम करने वाले पशु हैं, तो इनकी आवश्यकताएं भी अलग अलग होंगी। बिल्कुल सही आपने ये बात उठाई है कि जैसे छोटे बच्चों की आहार कुछ अलग होता है, बुजुर्गों के लिए आहार अलग होता है, और हमारे जो युवा भाई बहन है उनका अलग होता है। इसी तरीके से पशुओं में भी ये आहार अलग होता है। और जब हम संतुलन की बात करते हैं तो हमें संतुलन दो विचार बिंदुओं को रख के करना पड़ता है किसान भाइयों को। एक, मौसम के अनुसार। तो इस समय चूंकि गर्मी आ रही है, बल्कि आ ही गई है, देश के बहुत सारे हिस्सों में, उत्तर भारत में 40 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंचने लगा है, और पशुओं में इसका बड़ा प्रभाव भी दिखता है। तो उसकी भी जो दुष्प्रभाव है कि जिसमें हरे चारे की ज्यादा आवश्यकता होती है, तो हरा चारा मिलता भी नहीं है इस मौसम में, क्योंकि अब गर्मी में सब चीज झुलस जाती है। तो ऐसे में बड़ा जरूरी हो जाता है कि हमारे किसान भाई अपने आसपास के जो
कृषि विज्ञान केंद्र हैं, जो पशुपालन के विशेषज्ञ हैं, उनसे भी सलाह लेके और वैकल्पिक जो चारा व्यवस्था है, वैकल्पिक आहार व्यवस्था, तो एक तो ये है कि भाई क्या उपलब्ध है जी। उसको देख के कैसे हम अपना आहार बनाएं। डॉक्टर साहब, ये वैकल्पिक जो शब्द है जरा सा खोल के बता देंगे ताकि हमारे किसान भाई समझ सकें। देखिए क्या होता है कि वैकल्पिक का है कि आप आपके आसपास जो उपलब्ध है, जो सहज है, उसका चुनाव करें। और अब ये चीज हुई है कि इस समय बहुत सारे ऐसे हमारे खेतों में हरी चीजें होती हैं जिनका कि हम सब्जी के रूप में तो प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन उनका जो बचा हुआ कृषि अवशेष है उसको भी चारे के रूप में प्रयोग करना चाहिए। और वैकल्पिक का यही एक इस समय परिप्रेक्ष्य है। जैसे मटर के छिलके हैं, मटर के छिलके हैं। अभी देखिए गेहूं की कटाई हो रही है, तो अब क्या होता है कि भूसा बहुत मात्रा में उपलब्ध होगा और उससे बचाना भी होता है पशुओं को, क्योंकि ज्यादा भूसा खा लेगा तब भी नुकसान होगा। तो इसी तरीके से है, चने की चूरी अभी निकलेगी। तो एक हमारे पशुपालकों के लिए एक ऐसा आहार बनाना जिसमें खनिज तत्वों का पूर्णता हो। कटरा कटरी भी हैं, दुधारू भी हैं, गाभिन भी हैं। अब जो पशु हमारे इस समय 6 महीने के गाभिन हैं, उनके लिए भी पशु आहार एक तरीके से विशेष रूप से बनाना पड़ता है, जिससे कि उनके जो उसके अंदर बच्चा पल रहा है उसका समुचित विकास हो सके। तो उसमें खनिज तत्वों का भी बहुत अहम भूमिका रहती है और उसको हमारे किसान भाइयों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। डॉक्टर साहब, जैसे कि पालते हैं जो पशु हमारे किसान भाई, वो तो समझते हैं कि भाई उसको भूसा डाल दिया, उसमें थोड़ा आटा मिला दिया और फिर पानी पिला दिया, थोड़ा हरा चारा डाल दिया, उसको आहार समझ लिया। तो आप ये बताइए कि क्या क्या ऐसी चीजें जरूरी हैं जो उन्हें आहार में दी जानी चाहिए? अब देखिए, ये जो आपने प्रश्न पूछा है और हमारे जो जागरूक पशुपालक हैं वो जानते भी हैं कि दूध में प्रोटीन चाहिए होती है, और प्रोटीन जो है वो हमारे जो हरा चारा है उससे थोड़ी सी मिलती है। अदरवाइज जो चूनी, चोकर और खल, ये पशु आहार के 3 बड़े ही सामान्य वो हैं। अब खली जो है, इस समय सरसों की खली खूब मिलेगी, कपास की खली खूब मिलेगी, लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं है कि सिर्फ हम सरसों की ही खली दे दें। हमको मिला के देना पड़ता है, एक अनुपात उसमें बनाना पड़ता है। इसी तरीके से चने की भी चूरी आती है इस समय, अभी उड़द की भी आ जाएगी, अरहर की चूरी आ जाएगी। तो हर एक का अपने अपना गुण और महत्व होता है, जिसके आधार पे ये चयन होता है कि आसानी से पचने वाला कौन सा ऐसा पेय होगा जो छोटे बच्चों को दिया जाता है, कौन सा पचने में समय लेता है। और पाचन शक्ति को बढ़ाने के लिए हमारे किसान भाई जानते हैं कि भाई इसमें मिनरल मिक्सचर के अलावा, खनिज तत्वों के अलावा विटामिन भी संपूर्ण हो। और बहुत सारे तो हमारे भाई ऐसा भी जानते हैं कि जो जड़ी बूटियां होती हैं उनको भी वो मिलाते हैं, क्योंकि गांव-गांव में हल्दी है और अजवाइन है और इन सब का प्रयोग भी वो जानते हैं। डॉक्टर साहब, अगर हम गर्भावस्था की बात करें, क्योंकि बहुत ही नाजुक समय होता है, चाहे पशु के लिए हो चाहे मनुष्य के लिए हो, तो क्या ऐसी स्थिति में, गर्भावस्था की स्थिति में संतुलित आहार की परिभाषा बदल जाती है या आहार में किसी तरह का परिवर्तन करना चाहिए हमारे किसान भाइयों को? हाँ, ये बिल्कुल आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है और मैं आपके माध्यम से अपने सभी पशुपालकों को बताना चाहता हूँ कि जो आखिरी के 3 महीने होते हैं, जो अब शुरू हो गया है, क्योंकि हमारे यहाँ बरसात जब जुलाई में शुरू होती है तो मूलतः जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीने में सबसे ज्यादा ब्याध होती है। और इस समय जो हमारा पशु रहता है, जो गाभिन पशु है, उसमें लगभग 6 से 7 किलो वजन होता है बच्चे का, और 3 महीने में उसको पहुंचना होता है करीब लगभग 26 किलो।
तो अब आप समझ लीजिए कि अगर इस समय उसको संपूर्ण मात्रा में कैल्शियम है, फास्फोरस है, आयोडीन है, प्लस साथ में प्रोटीन भी चाहिए, क्योंकि हड्डियों का विकास होता है और उसका जो है बॉडी वेट बढ़ता है। तो इस समय विशेष तौर पे हालांकि हमारे किसान भाई क्या सोचते हैं कि अब पशु दूध तो दे नहीं रहा है, दूध से छूट चुकी है, तो इस ओर वो ध्यान देना बंद कर देते हैं। और गर्मी एक तो हो जाती है और ऊपर से एनर्जी नहीं मिलती है, तो जो ये शिकायत आती है कि बच्चा छोड़ रही है, वो इसीलिए आती है कि जब हम उसके संपूर्ण आहार और जिसमें पानी का भी अंश है। अच्छा, फिर जैसे कि पशु ब्यात के बाद छोटा बच्चा होता है उसके लिए कई भाई तो ऐसा सोचते हैं कि भाई थोड़ा सा दूध पिला दिया, दूध नहीं पिलाते हैं, बेचते हैं दूध, तो लालच थोड़ा सा कर जाते हैं। तो क्या उस बच्चे के स्वास्थ्य पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि बड़ा होकर पशु वही बनेगा? देखिए, इस ओर मैं ये बताना चाहता हूँ अपने सारे श्रोताओं को कि भारत सरकार की एक बहुत बड़ी पहल चली है, जिसमें है कि बछिया बचाओ अभियान, उसको काफ बैंक भी बोलते हैं, कि छोटे बच्चे का पोषण उसी तरीके से होना चाहिए, टीकाकरण भी होना चाहिए और उसका जो है आहार भी वैसा होना चाहिए कि हम 2 साल के अंतर 2 साल में उसको विकसित हीफर के रूप में बना लें और 3 साल में हमें एक बच्चा मिल जाए उससे। तो इस ओर जो पहल है वो यही है कि हम आहार के माध्यम से कैसे उसका शारीरिक विकास, कैसे उसका जो है जननांगों का विकास और कैसे उसकी जो उत्पादन क्षमता है उसको बढ़ा सकते हैं। और उसमें हरे चारे का, उसमें जो आहार है और पानी, तीनों का बहुत महत्व है। और हरे चारे को लेके सरकार ने बहुत सारी योजनाएं भी शुरू की हैं कि कैसे किसान भाई बिना मिट्टी के कम पानी में हाइड्रोपोनिक विधि से भी चारा पूरे साल उगा सकते हैं। और ये काफी जो है अब प्रचलित भी हो रही है प्रणाली, खासतौर से नॉर्थ इंडिया में, जहाँ पे हरे चारे की समस्या मार्च से लेके जुलाई तक रहती है। जी डॉक्टर साहब, ये तो बात हुई पशुओं की जो कि खेती में काम आते हैं, लेकिन पशुपालन की जब हम बात करते हैं तो मुर्गी पालन, मछली पालन, क्या इस विषय पर भी संतुलित आहार मायने रखता है इस तरह के पशुओं में भी? क्योंकि किसान भाई ये भी करते हैं आजकल। तो आजकल बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग फिर से हमारे देश में काफी सामने आ रही है। जी। और यही नहीं, जो गांव में पोखरे थे उनमें मछली पालन को भी काफी प्रोत्साहन दिया जा रहा है कि भाई उनमें मछली का भी वो करो। तो पहले तो होता था कि मछली का बीज डाल दिया है तालाब में तो वो अपना खा के बड़ी हो जाएगी, बड़ा होने में चाहे 6 महीना लगे, साल भर लगे, और उसमें जाल जितना भी आ गया वो समझा जाता था। ज्योत्सना जी, एक ब्रेक का भी समय हो रहा है और तब तक हम अपने श्रोताओं को बता दें कि अगर वो हमें फोन करना चाहते हैं और विशेषज्ञ से अपनी कोई जानकारी चाहते हैं तो वो हमें सीधे फोन कर सकते हैं। फोन नंबर फिर से बता देते हैं, 23421081 यानी 23421081 और दिल्ली का STD कोड है 011। और अब बात कर लेते हैं मौसम की डॉक्टर साहब, क्योंकि मौसम जैसे कि आपने कहा कि एकदम से तब्दीली आ गई है, उत्तर भारत में गर्मी की शुरुआत हो गई है, तो ऐसे विषय में हमारे किसान भाइयों को मौसम की जानकारी देना भी बहुत जरूरी है। अगले 24 घंटों की अगर बात करें तो अगले 24 से 48 घंटों के दौरान पश्चिमी राजस्थान में लू से गंभीर स्थिति होने की संभावनाएं बनी हुई हैं। उसके बाद 2 अप्रैल तक लू की स्थिति ऐसी ही बनी रहेगी। 31 मार्च तक जम्मू क्षेत्र में, हिमाचल प्रदेश, दक्षिण हरियाणा के कुछ हिस्सों, दिल्ली, सौराष्ट्र और कच्छ, पूर्वी राजस्थान, पश्चिम मध्य प्रदेश और विदर्भ के साथ साथ उत्तरी मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा के कुछ हिस्सों में हीट वेव की स्थिति की भी संभावनाएं बनी हुई हैं। 30 मार्च से 2 अप्रैल के बीच दक्षिण उत्तर प्रदेश, झारखंड के कुछ हिस्सों में, आंतरिक ओडिशा में हीट वेव की स्थिति अभी भी बनी हुई है। यानी कि कुल मिलाकर संपूर्ण उत्तर भारत में गर्मी जो है वो बढ़ने की स्थिति बनी है। बिल्कुल, लू की तो काफी चेतावनी दी जा रही है मौसम विभाग की तरफ से। और ज्योत्सना, अब अगर हम कुछ भाव भी बता दें
जी भाइयों को। बिल्कुल ठीक कहा आपने। जो मार्केट में भाव हैं, भिंडी का भाव 35 रुपए, बीन्स 80 रुपए, चुकंदर 45 रुपए, करेला 60, पत्ता गोभी 25 रुपए और गाजर 50 रुपए प्रति किलो। सेब की बात करें तो 150 रुपए और आम 100 रुपए, संतरा 70 रुपए, अनानास 30 रुपए और अंगूर हरा 83 रुपए प्रति किलो। ये मार्केट में भाव हैं फल और जी। सब्जियों के। और अब सुन लेते हैं एक संदेश। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा, जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा, सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं। और अपना निशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान की बात। और हमारे साथ हैं डॉक्टर मोहन जी सक्सेना, जो पशु आहार विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर साहब, आपका फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे थे आहार की, तो जैसे कि आपने बताया कि सारी चीजें आहार में शामिल होनी चाहिए। इसका आधार क्या हो, किस तरह से, किस आधार पर हम ये तय करते हैं किस पशु को कितना दिया जाना चाहिए? देखिए, एक तो है कि उसका वजन कितना है, दूसरा फिर होता है कि उसका दुग्ध उत्पादन कितना हो रहा है, तीसरा रहता है कि वो गाभिन अगर है तो उसकी आवश्यकता कुछ अलग हो जाती है। और एक चीज मैं और जोड़ना चाहता हूँ कि सामान्यतः हम समझते हैं आहार जो है वो एक खाने वाली ही चीज है और पशु का चारा जो है वही उसका आहार है, जबकि पशु के लिए पानी की व्यवस्था इस समय जब गर्मी का प्रकोप चरम सीमा पे है उत्तर भारत में, पशु के लिए पानी की व्यवस्था और पानी की व्यवस्था में जो सम्मिश्रण मिलाए जाते हैं, उदाहरण के तौर पे इस समय नमक की कमी हो जाती है पशुओं में, तो वो पानी में घोल दिया जाता है। कुछ जो है वो ऊर्जा देने वाले तत्व हैं, जैसे जो है गुड़ हो गया या मोलेसेस हो गई, वो मिला दी जाती है। और ये होता है कि भाई इस समय तापमान 40 डिग्री तक पहुंच रहा है, पशु भी गर्म पानी नहीं पीना चाहता जैसे हम लोग गर्मी में शीतल जल चाहते हैं। तो जल की शीतलता भी बनाए रखने के लिए हमारे पशुपालकों को थोड़ा प्रयास करना पड़ता है कि पशु को ताजा पानी दें और उसमें ये सम्मिश्रण मिलाएं। तो एक तरीके से आहार के माध्यम से ही ये गर्मी का जो प्रकोप है 3 महीने का, हमारे पशुपालकों भाइयों को बहुत ही विशेष ध्यान रखना पड़ता है, जिससे कि पशु का जो है वो दुग्ध उत्पादन भी बना रहे, कोई मौसम का विपरीत प्रभाव ना हो और जो पशु का विकास है वो जो है समय से होता रहे। डॉक्टर साहब, मौसम बदलते मौसम के साथ पशु का स्वास्थ्य बना रहे, आहार में ऐसी कौन कौन सी चीजें हम मिला सकते हैं? जैसे आपने कहा गर्मी बहुत बढ़ गई है और खासतौर से अगर गर्भावस्था में है कोई पशु, तो गर्मी के मौसम में किस तरह के चेंजेस किए जा सकते हैं? या फिर मौसम बदलता है, बरसात आती है, सर्दी आती है, तो क्या होता है? एक बार हमारे किसान भाइयों को ये भी बता दीजिए। वैसे तो हमारे पशुपालक भाई इस बात को गांव में समझते हैं बहुत अच्छी तरह कि जौ का सत्तू कब खाना चाहिए और क्यों खाना चाहिए, और बाजरे की कढ़ी कब खानी चाहिए। बाजरा गर्म तासीर का होता है, गर्म तासीर का, और जौ जो है वो ठंडी तासीर का होता है। तो इसी तरीके से बहुत सारे हमारे ऑयल के जो खली होती हैं उनमें एनर्जी ज्यादा होती है। तो ये जो परिवर्तन करते हैं किसान भाई लोग, क्योंकि इस समय जौ भी मिलती है, जौ का जो है वो मिलता है, तो उसको भी वो डालते हैं जिसकी ठंडी तासीर होती है। तो अंतोदगत्वा जो देखते हैं किसान भाई
कि मौसम के अनुसार अब कहीं कहीं क्या। डॉक्टर साहब माफी चाहती हूँ, एक कॉलर है हमारे साथ, हम पहले उनकी बात सुन लेते हैं। हेलो। हेलो जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आपका शुभ नाम? जी, कहाँ से बोल रहे हैं और अपना प्रश्न बताइए। एक मिनट, मेरे पापा बात करेंगे आपसे। जी जी नमस्ते जी, मैं ये अपने रंगपुर पहाड़ी से, नेपालपुर से। हाँ जी, आनंद जी बोल रहे हैं सर। हाँ जी, डॉक्टर से बात चल रही है हमारी। जी जी हाँ बताइए। पशु के बारे में जी, तो ये बात की जानकारी लेनी थी जी। जी जी, आप प्रश्न बताइए। जो हमारे बकरियां हैं जी, कई बार जो ये गर्मी का टाइम जो शुरू हो गया है मार्च का, कई बार पेट फूलने वाला जो गैस बन जाती है बकरियों को जी। जी जी हाँ जी बिल्कुल। तो उनको अचानक बचाना बहुत भारी हो जाती है, ज्यादातर मृत्यु हो जाती है जी। और अपना जो भैंसें होती हैं, कई अब न्यार खाते तो उसको गले में क्या है दाने से हो जाते हैं, तो न्यार छोड़ देती हैं। हाँ जी हाँ जी, बकरियों के पेट में गैस बन जाती है और वो इतना ज्यादा दुखदाई हो जाता है कि उनकी मृत्यु हो जाती है। गर्मियों के मौसम में ये ज्यादा होता है, तो इससे इस समस्या का समाधान कैसे मिले? देखिए, ये जो आपने बात बताई है ये बड़ी सामान्य सी परेशानी इस समय होती है, क्योंकि इस समय खलिहान में सूखा अनाज बहुत पड़ा होता है और जब भी वो इस तरीके का ज्यादा वो खा लेते हैं तो एक समस्या होती है जिसको अफारा या उसको इम्पैक्शन भी बोलते हैं। और उसकी वजह से क्या होता है कि फेफड़ों पे बहुत जोर पड़ता है और सांस रुकने से उनकी डेथ हो जाती है। तो इसमें आप जब भी इस तरीके के लक्षण देखें तो तुरंत पास के चिकित्सक से संपर्क करें, क्योंकि ये जानलेवा भी हो जाती है। जहां तक है कि आप चारे में क्या परिवर्तन कर सकते हैं जिससे कि पशुओं में इस तरीके की अफारा की या गैस बनने की समस्या कम हो जाए, तो उसमें ये होता है कि जो सुपाच्य पदार्थों का ज्यादा उसमें प्रयोग किया जाता है, जो आसानी से पच जाते हैं और गर्मी में पचने के लिए पानी की भी आवश्यकता होती है। तो एक आप व्यवस्था कर सकते हैं कि बकरी को पानी उपलब्ध हो, शीतल जल उपलब्ध हो, जिससे वो पानी भी पीती रहेगी तो उसका पाचन सही रहेगा और ये अफारे और इन्फेक्शन की समस्या करीब करीब नहीं रहेगी। तो हमें उम्मीद है कि इनको समझ आ गई होगी, समस्या का समाधान ये पा सकेंगे। और डॉक्टर साहब, ये 5F का जो कॉन्सेप्ट है ये क्या है? देखिए, ये हमारी जो भारतीय कृषि पद्धति, पारंपरिक कृषि पद्धति रही है, जिसमें गांव में हमारे किसान भाइयों के पास परिवार में जमीन भी होती थी, पशु भी होते थे और कृषि एवं पशुपालन चोली दामन के साथ के रूप में जुड़े हुए थे। उसमें क्या होता था कि खेत जोतने के लिए हमें बैल की आवश्यकता होती थी, उसके लिए पशु रखते थे। और जो खेत से हमें गेहूं की फसल, दलहन की फसल, तिलहन की कोई भी जो मिलती थी, तो एक हिस्सा हम लोग स्वयं प्रयोग करते थे अपने मानव इस्तेमाल के लिए, एक जो है वो धरती में दबा देते थे और एक उसकी जो चूनी है, चोकर है, उसकी खली है, उसको पशु को देते थे और पशु उसके बदले में हमें दूध और दही और घी देता था और साथ में गोबर देता था। और उस गोबर को पहले तो काफी समय तक कंडे बना के ऊर्जा की आपूर्ति होती थी। बाद में जब बायोगैस का विकास हो गया तो आज गांव-गांव में बायोगैस प्लांट फिर से लगने लगे और उससे हमें बड़ी उच्च गुणवत्ता की खाद मिलती है, जिससे कि खेत की उर्वरा शक्ति को बनाए रखते हैं। तो ये जो 5F प्रणाली है कि मानव की खाद्य की सुरक्षा, आवश्यकता और ऐसा आहार जो जीवन दायनीय हो, जो हमारे जीवन नाशक ना हो, जो स्वास्थ्य वर्धन का काम करे, ना कि स्वास्थ्य नाशक का काम करे। तो ये है पहला F। और दूसरा F होता है कि हमको हरा चारा, फॉडर चाहिए होता है, फीड चाहिए होती है और फिर ग्रामीण अंचल में ऊर्जा के साधन चाहिए। तो मोटर चलाने के लिए हमको चाहिए तो ये बायोगैस का विकल्प जो है, जिसके द्वारा
द्वारा बिजली भी पैदा हो सकती है, जिसके द्वारा मशीनें चलाई जा सकती हैं, ऊर्जा की आपूर्ति हो जाती है, और अंत में हमें जो बचता है बायोगैस की स्लरी, जिसको आज वर्मी कंपोस्ट बनाने में काम आती है। तो ये एक ऐसी प्रणाली है 5F की जिसमें कोई अवशेष एफ्लुएंट नहीं रहता है, और यही भारतीय कृषि की बहुत बड़ी खूबी रही है कि हमारे यहाँ हर चीज इस्तेमाल हो जाती है। जल के संसाधन भी बने रहते थे, भूमि की उर्वरा शक्ति, और जलाने का कोई, जिसको कह रहे हैं कि जो आज समस्या से हमारे किसान भाई जूझ रहे हैं कि फसल अवशेष को जलाना पड़ रहा है जिससे इतना प्रदूषण होता है, तो ये एक ऐसी प्रणाली थी जिसको कह लें कि जीरो, नो बाई प्रोडक्ट, नो एफ्लुएंट, नो डिस्चार्ज, 100% एनवायरमेंट फ्रेंडली सस्टेनेबल सिस्टम ऑफ फूड प्रोडक्शन। और मुझे इस बात को बताते हुए बड़ा हर्ष होता है कि आज इस ओर बहुत बड़ी रुचि है, क्योंकि हम सब समझ चुके हैं कि हमारी भूमि की उर्वरा शक्ति का बहुत विनाश हुआ है, और मिट्टी जो जीवनदायिनी थी आज वो जीवनदायिनी नहीं रही है, बल्कि उसमें जो प्रदूषण हुआ है वो हमारे लिए एक चुनौती है। डॉक्टर साहब, समय की बाध्यता है, हम चाहेंगे कि कौन सी मोटी मोटी बातें हैं हमारे पशुपालक ध्यान रखें पशुओं के अच्छे स्वास्थ्य के लिए? मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहूंगा कि पशु स्वास्थ्य के लिए उनका आहार स्वस्थ हो, जल का स्रोत स्वस्थ हो, और यदि उनकी भूमि की उर्वरा शक्ति और स्वस्थ रहती है तो जो भी चारा होगा, जो भी उत्पाद होगा वो स्वस्थ होगा, पशु स्वस्थ होंगे तो जन स्वास्थ्य होगा। और जो ये वन हेल्थ की कॉन्सेप्ट है, जो पारंपरिक कृषि हमारी पद्धति से निकली है, भारतीय पद्धति में, जिसे यूएनओ ने वन हेल्थ प्रोग्राम के नाम पे आज विश्व में इसको लॉन्च किया है, वन हेल्थ, जिसमें प्लैनेट एक ही है, जीवन एक ही है, और एनवायरनमेंट, इन सब का समावेश हो, क्योंकि सब एक दूसरे से बंधे हुए हैं। डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ अपने श्रोताओं से हम इजाजत लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का अपना कीमती समय हमारे साथ बांटने के लिए। नमस्कार। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।